तो है क्या आपका मतलब पॉलिटिकल में पार्ट 2 लेक्चर होगा और हम देखते हैं क्या आगे का प्रश्न। शिक्षा का विषय संविधान के किस सूची में आता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन होगा वैसे आप आंसर लिखेंगे कि शिक्षा का विषय जो है संविधान के 7वें अनुसूची के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो शिक्षा का जो विषय है या शिक्षा का विषय जो है संविधान के 7वें अनुसूची में, किस अनुसूची में? 7वें अनुसूची में। यही बात याद रखना है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो है क्या, शिक्षा का जो विषय है 7वें अनुसूची में संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब समवर्ती सूची क्या होता है? तो समवर्ती सूची में क्या होता है ना, संसद और राज्य विधानसभा दोनों ही आते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही आते हैं। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति होगा तो उसमें नियम और कानून जो है ना संसद का ही माना जाएगा। तो आगे देखिए, अब है क्या, भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो भारत की राजनीति में जाति का भूमिका बताना है। ठीक है ना, आपको उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, भारत की राजनीति में उम्मीदवार जो है, उम्मीदवार मतलब जो खड़े होते हैं, ठीक है ना, तो है क्या कि भारत की राजनीति में उम्मीदवार जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। बात सही है, ठीक है, मांगते हैं और जाति के नाम पर उसे वोट दे भी दिया जाता है। ठीक है ना, उम्मीदवार क्या करता है कि जाति के नाम पर, एकदम इजी भाषा में मैंने लिखा है, उम्मीदवार क्या करता है, जाति के नाम पर वोट मांगता है और जाति के नाम पर उसे वोट भी दे भी दिया जाता है। लेकिन वो जब उम्मीदवार जीत जाता है या विजयी हो जाता है तो उसके बाद आपके गांव में या उस जाति में, अपने ही जाति के लोगों के पास वो नहीं आता है और ना ही किसी मुसीबतों में वो साथ देता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको चुनना है तो मेरा राय ये है कि अगर आप किसी को मतलब तो उसे ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके लायक हो, जो आपके लिए कुछ कर सकता है या पहले आपके लिए कर दिया है, जितने से पहले ही आपको कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे लोग को उम्मीदवार को चुनना चाहिए। तो वही बात लिखी है, भारत की राजनीति में उम्मीदवार जाति के नाम पर वोट मांगते हैं और जाति के नाम पर वोट दे भी देते हैं, परंतु उम्मीदवार विजयी होने के बाद वह अपने घूमने भी नहीं जाता, अपने क्षेत्र में घूमने भी नहीं आते हैं और न ही समस्याओं का समाधान करते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट न दें, बल्कि आपके अनुसार जो उम्मीदवार सही लगे उसे चुन लीजिए। मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए मेहनत करता है, उस उम्मीदवार को आप चुनने का प्रयास कीजिए। अब आगे हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्ष नीति क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब गुट निरपेक्ष नीति के मतलब बात करें या गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें हम, तो मैंने आपको बताया था कि मतलब दो चीजों का होड़ था। ठीक है ना, कोल्ड वार में। ठीक है ना, एक सोवियत संघ और एक क्या जी, सोवियत संघ और एक क्या जी, अमेरिका। एक सोवियत संघ और क्या जी, अमेरिका। अमेरिका को पहली दुनिया कहा गया था और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा था। तो ऐसे में आपका है क्या कि ये दोनों जो है महाशक्तियां दूसरे सारे देशों को अपने ओर खींचना चाहती थी। ठीक है, तो यही परिस्थिति जो है भारत के भी पास आई। ठीक है, और भारत को भी मतलब ये चाहा लोग कि मतलब ये दोनों महाशक्तियां चाहें कि अपने अंडर खींच लें, ठीक है, आकर्षित करें। ठीक है, लेकिन वहां पर आपका है क्या, भारत ने आपका विदेशी नीतियों को मतलब नहीं माना, मतलब स्वतंत्र रूप से उसने क्या किया, एक तीसरी दुनिया बना दी। ठीक है, तो उसी को गुट निरपेक्ष मतलब दुनिया बनाने पर एक नीति बनाई जिसे गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है। तो है क्या, देखिए, जब दुनिया में दो महाशक्ति का उदय हुआ, ठीक है ना, अब दो महाशक्ति कौन कौन भाई साहब, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। ठीक है ना, तो दोनों महाशक्ति भारत में अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। अमेरिका ने भी चाहा कि भारत हमारी तरफ आ जाए और सोवियत संघ ने भी चाहा कि भारत हमारी तरफ से आ जाए, परंतु भारत में इसमें शामिल नहीं हुआ। वो दोनों महाशक्तियों में से किसी में भी शामिल नहीं हुआ तथा इसका लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। ठीक है ना, इस आपका गुट निरपेक्ष नीति का है क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति को बनाए रखा जाए। ठीक है, और हमारी एक तीसरी दुनिया होगी, हमारी एक क्या जी, तीसरी दुनिया होगी। अब तक आपको लगभग 192 देशों ने गुट निरपेक्ष आपका है नीति आंदोलन ने चलाया था लगभग वर्तमान के बाद। अब भाई क्या कीजिए, भारत के राष्ट्र निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो है क्या, भारत के राष्ट्र निर्माण मतलब देश के निर्माण में, राष्ट्र मतलब क्या जी, देश के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भूमिका क्या है। तो वल्लभ भाई पटेल जी ऐसे तो अनेकों प्रकार के मतलब है क्या कि आंदोलन किया है। ठीक है ना, जैसे खेरा आंदोलन। ठीक है, तो लेकिन इसके मतलब जीवनी की थोड़ा सा देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सबसे पहली बात लौह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, लौह पुरुष। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है,
फिर ये क्या, इनका जन्म कब होता है? 31 अक्टूबर। कब होता है जी? 31 अक्टूबर और नहीं 1875। एक और बात दोस्तों, आप इधर का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो है क्या दोस्तों कि मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा था। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875। अब इनका जन्म 31 अक्टूबर का हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाता है जी? एकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को एकता की कलेक्ट किए थे, ठीक है ना, इकट्ठा किए थे बहुत सारे लोगों को, मतलब राष्ट्र के निर्माण में शामिल किए थे भारतीय संघ में। तो है क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ था जी? गुजरात। ठीक है। यह स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और साथ ही गृह मंत्री बने। ठीक है, जो मतलब देश जब आपका आजाद हो गया तो स्वतंत्र भारत, ठीक है ना, तो स्वतंत्र भारत के जो है आपका उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो आपके वल्लभ भाई पटेल बने। साथ ही क्या जी? गृह मंत्री भी बने, मतलब होम मिनिस्टर भी बने। ठीक है। तो है क्या, अब आपका देखिए यह 562 छोटी बड़ी रियासतों को या रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया। ठीक है ना, जो मतलब 500 क्या होते हैं ऐसे, लगभग वो 565 भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है ना, तो है क्या 562 छोटी बड़ी रियासतों या रजवाड़ों को क्या किया? भारतीय संघ में शामिल किया। अब ये देखिए शामिल किया, मतलब क्या? इकट्ठा किए राष्ट्र निर्माण के लिए। फिर जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद राज्यों को छोड़कर सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने देखिए जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद राज्य को, 3 राज्यों को छोड़कर जितना भी राज्य था उन सभी राज्यों का किया? भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। इन तीनों रियासतों को भी 9 नवंबर 1947 को भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। फिर आगे चलकर इन तीनों को भी 9 नवंबर 1947 में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। हैदराबाद में आपका है क्या? हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद क्या थी? भारत का सबसे बड़ा रजवाड़ा था। ठीक है, वहां का निजाम थे, एक वहां के क्या थे जी? निजाम थे। वो पाकिस्तान को प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया। उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया कि अब पाकिस्तान जो है ना इंडिया से अलग हो जाएगा, स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। और अपनी सेना क्या जी? बढ़ाने लगा निजाम ने। ठीक है, वो अलग ही एक एरिया को मांग रहा था। फिर पटेल जी चिंतित हो गए। अभी जब बात पता चला कि मतलब भाई साहब जो निजाम है वो मतलब हैदराबाद का, वो अपना है क्या पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहा है और अपनी सेना की संख्या बढ़ा रहा है, बहुत सारा मतलब उधर से हथियार वथियार मंगा रहा है। ठीक है, तो चिंतित हो गए कि कहीं हमला नहीं बोल देगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अंततः 13 सितंबर 1848 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। जो भारतीय संघ की सेना थी ना, वो क्या हुआ? हैदराबाद में प्रवेश कर गई। और उसके बाद आपका ये निजाम जो है हार जाते हैं और 3 दिन बाद निजाम आत्मसमर्पण कर देते हैं। 3 दिन बाद क्या करते जी? आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो मतलब आप घुटना टेक देते हैं। ठीक है, आत्मसमर्पण मतलब। तो देखिए आपने इसमें बातें क्या देखिए, हैदराबाद जो है सबसे बड़ा रियासत है। क्या जी? सबसे बड़ी रियासत है। और वहाँ के एक निजाम है जो पाकिस्तान को प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही मतलब स्वतंत्र राज्य का क्या करते हैं? दावा करते हैं। और फिर उन्होंने बोलते हैं क्या, मतलब क्या वो निजाम कहते हैं कि मतलब हमको अलग स्वतंत्र राज्य चाहिए। फिर उन्होंने अपनी सेना बढ़ाने लगे। ठीक है, फिर हथियार भी बढ़ाने लगे, जिससे अब जब ये बात जो पता चलता है कि पटेल जी को, तो चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अंततः क्या होता है कि 3 सितंबर आपका है 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना क्या होती है? हैदराबाद में प्रवेश कर जाती है। और हैदराबाद में प्रवेश कर जाती है तो 3 दिन बाद, मतलब 13 सितंबर के बाद 3 दिन बाद क्या आएगा आपका? 16 सितंबर। 16 सितंबर को ये मतलब हार जाते हैं और घुटने टेक देते हैं, मतलब आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्माण में क्या जी महत्वपूर्ण भूमिका है, यह भूमिका है। अब आगे देखिए एकता दिवस कब मनाया जाता है, कुछ इनसे फैक्ट है। एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। कब मनाते हैं जी? 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका है ना, स्टैच्यू यूनिटी जो है इन्हीं को समर्पित स्मारक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना किनको समर्पित स्मारक है? तो किसको जी? वल्लभ भाई पटेल की। और ये सबसे वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी कौन है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या जी? स्टैच्यू ऑफ क्या जी? यूनिटी है। और एक और बात, ये कहाँ है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है जी? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और ये कितना मीटर ऊंचा है? तो 240 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है जी?
240 मीटर, बहुत ज्यादा हाइट। किसका बना हुआ है भाई साहब? कांसा का। किस बना जी? कांसा का बना हुआ है। कपर और जिंक के मिश्रण को कांसा बोलते हैं, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में भी आपको पता है कि कांस्य मिश्र सभ्यता कहता है कि वहां पे कांसा धातु का साक्ष्य मिला था, कांसा मिश्र धातु का साक्ष्य मिला था। अब दिखाई क्या, वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ, क्या नाम है? स्प्रिंग टेम्पल। क्या जी? स्प्रिंग टेम्पल है। और ये किनकी है? तो बुद्ध जी की है। महात्मा क्या जी? बुद्ध जी की है। और ये कितना ऊंचा है? तो 208 मीटर। कितना है जी? 208 मीटर। ये कहाँ है? चीन में है। कहाँ है जी? चीन में है। कहाँ है ये स्प्रिंग टेम्पल? बुद्ध जी की मूर्ति कहाँ है? चीन में है, ठीक है ना, चाइना में है। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर 2 भी अच्छा लगा होगा। और वीडियो को जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ कम से कम आप स्टेटस भी लगाइए और कम से कम 2 सब्सक्राइबर को आप एक आदमी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तभी जाकर हमारा मतलब मैं मोटिवेट होऊंगा और भी आगे आपके लिए वीडियो एकदम सीरियल वाइज डाल दूंगा। आपके एग्जाम से पहले टोटली डाल दूंगा। जय हिंद।